नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भूकंप और सुनामी, अर्थक्वेक स्पेशली। तो इसमें भूकंप होता क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो जब किसी बाह्य या अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहा जाता है। भूकंप एक आकस्मिक संचरण है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। ये परिभाषा हो गया। जो तथ्य बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीके टाइप के प्रश्न जो होते हैं उनमें ये पूछे जाते हैं कि किस तरह का संचरण है। तो यह आकस्मिक संचरण है और सिस्मोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है, भूकंप के अध्ययन को। और जितने भी भूकंप आते हैं वो स्थल मंडल अर्थात लिथोस्फीयर में आते हैं। और लिथोस्फीयर में आप जानते हैं कि क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी पार्ट सम्मिलित होता है। अब भूकंपों का वर्गीकरण देखते हैं। तो यह पहला है सामान्य भूकंप। उत्पत्ति स्थान की गहराई 50 किलोमीटर तक, गहराई के हिसाब से भूकंपों का यह वर्गीकरण है। यानी सामान्य भूकंप की गहराई जो होती है वह 50 किलोमीटर अंदर पैदा होता है। अब अंदर पैदा होता है उसका क्या है वो आगे पढ़ेंगे, बस इतना यानी इस गहराई पर यह सामान्य भूकंप कहलाता है। माध्यमिक भूकंप, उत्पत्ति स्थान की गहराई 50 से 250 किलोमीटर तक होती है, अंदर ये पृथ्वी के जनरेट होता है। और तीसरा है गहरा भूकंप, उत्पत्ति स्थान की गहराई 250 से 720 किलोमीटर तक होता है। अधिकांश भूकंप सामान्य प्रकार के होते हैं जिनके उत्पत्ति केंद्र की गहराई 25 किलोमीटर से कम होती है। यानी कि ये 50 किलोमीटर है लेकिन अधिकांशतः कहाँ तक आते हैं, 25 किलोमीटर गहराई तक के ही भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। भूकंप का प्रकार ज्वालामुखी जन्य, वोल्केनिक, विवर्तनिक, टेक्टोनिक, नियात या कोलैप्स भूकंप, ये भूकंप के प्रकार हैं। और भी प्रकार हैं, ज्वालामुखी से भी उत्पन्न होते हैं, विवर्तनिक कारणों से उत्पन्न होते हैं और नियात कोलैप्स की वजह से भी भूकंप पैदा होते हैं। और भी हैं लेकिन ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है इसलिए इसको मैंने दिया है। और आप जानते हैं कि मेरा नोट्स बहुत ही शॉर्ट में और अधिकतम तथ्यों को उपलब्ध कराने का हमेशा प्रयास करता है। तो अब आगे देखते हैं उद्गम केंद्र क्या होता है। इसी को भूकंप केंद्र भी लिखा हुआ किताब मिलता है। भूकंप मूल, कुल मिलाकर के इसको आप फोकस ही याद रखिए। इनके चक्कर में आप पढ़ेंगे तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो फोकस जानिए क्या होता है। फोकस वह स्थान है जहां भूकंप की घटना प्रारंभ होती है। इसे अवकेंद्र, हाइपोसेंटर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भूकंप को, फोकस को क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर भी कहते हैं। तो ये इंग्लिश ही याद रखिए क्योंकि आगे देखेंगे आप तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अब ये देखिए भूकंप मूल यही है, यानी फोकस यह है। इसी को हाइपोसेंटर या फोकस कह रहे हैं। तो फोकस आप समझ गए, धरातल के अंदर जहां भूकंप का जनन होता है वही भूकंप मूल या फोकस कहलाता है। इसको भूकंप केंद्र भी कई जगह प्रश्नों में लिखा हुआ मिल जाएगा, जबकि भूकंप केंद्र इसको भी कहते हैं कई जगह पे। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ इसको रेड से लिखा भूकंप केंद्र को, कि यह भूकंप केंद्र जो होता है एपी सेंटर के लिए इस्तेमाल होता है। और कई जगह पे इसको जो है कि फोकस के लिए भी इस्तेमाल होने लगा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि इंग्लिश वर्ड को ही आप तैयार रखिए, फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं इसको। अधिकेंद्र, अभिकेंद्र, भूकंप केंद्र, देखिए यहाँ भी भूकंप केंद्र था, यहाँ भूकंप केंद्र दे रहा है। इसको एपी सेंटर कहते हैं। जैसे समाचार में कहीं भूकंप आता है तो देता है कि इसका भूकंप केंद्र यहाँ था, एपी सेंटर ही वो बताता है, न कि फोकस को बताता है। तो एपी सेंटर में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसमें अधिकेंद्र, अभिकेंद्र, भूकंप केंद्र इतना याद करने से अच्छा है कि इसको एपी सेंटर आप याद रखिए और इसको फोकस याद रखिए। एपिसेंटर होता क्या है, वह स्थान या बिंदु जहां भूकंप का सबसे पहले अनुभव किया जाता है। यह उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री या समकोण पर स्थित समीपतम बिंदु होता है, सबसे नज़दीक का। यानी ये है, इसके 90 डिग्री पर सबसे नज़दीक यह एपिसेंटर यहाँ पर है। इससे कहीं भी और जाएंगे तो इसकी दूरी डायगोनल होगी और इसकी दूरी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से सबसे समीपतम होता है क्योंकि यह इसके 90 डिग्री पर या समकोण पर स्थित वह बिंदु होता है। अतः भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव अधिकेंद्र पर ही यानी एपिसेंटर पर ही पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव, जैसे यहाँ पे इतने दूर तक जाएंगे तो इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और एपिसेंटर जहाँ पे होता है वहाँ पे सर्वाधिक प्रभाव इसका देखने को मिलता है, सर्वाधिक विनाश देखने को मिलता है। भूकंप मूल से विमुक्त ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। इससे जो एनर्जी जनरेट होता है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। सिस्मोग्राफ क्या है, यह भूकंपी तरंगों या लहरों, तरंग भी लिखा मिलता है, लहर भी मिलता है, तो इसके लिए परेशान नहीं हो गया, अंग्रेजी इसका वेव है।
वेव का मापन या अंकन करता है। क्या करता है ये सिस्मोग्राफ? भूकंपीय तरंगों का मापन या अंकन करता है। रिक्टर स्केल, भूकंपीय तीव्रता 0 से 10, इसकी तीव्रता कहाँ तक ये रिक्टर स्केल मापता है? 0 से 10। कुछ किताबों में 1 से 9 भी आपको मिल जाएगा, 1 से 10 भी मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में 0 से 10 दिया हुआ है। को मापने का सामान्य पैमाना है किसको? भूकंपीय तीव्रता को किससे मापते हैं? रिक्टर स्केल में मापते हैं तीव्रता को। इसमें प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम एम्पलीट्यूड की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। 10 गुना का मतलब है कि 1 है जितनी तीव्रता है, 2 होगा तो उसका 10 गुना प्रभाव बढ़ जाएगा, 10 गुना प्रभाव हो जाएगा। जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा कितनी? 32 गुनी मुक्त होती है, 32 गुनी ऊर्जा अधिक मुक्त होती है। जैसे 1 है और 2 हुआ तो उसका 10 गुना हो गया, और ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अधिक, 32 गुनी ज़्यादा ऊर्जा विमुक्त होगी। मर्केली स्केल, इससे भी भूकंपीय तीव्रता, इसकी तीव्रता किस में मापी जाती है? 1 से लेकर 12 तक के अंकों में इसको मापा जाता है, का मापन किया जाता है, किंतु यह अधिक प्रचलन में नहीं है। यानी कि रिक्टर स्केल पे भी भूकंप की तीव्रता मापते हैं और मर्केली स्केल पे भी भूकंप की तीव्रता मापते हैं। इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वह 0 से लेकर 10 तक होते हैं और यह 1 से लेकर के 12 तक होता है। यह अधिक प्रचलन में नहीं है मर्केली स्केल, रिक्टर पैमाने पर ही मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। भूकंपीय तरंगे, अर्थक्वेक वेव्स या लहरें कितने तरह की होती हैं? मुख्यतः 2 तरह की होती हैं, भूगर्भिक तरंगे, काय तरंगे, तत्व तरंगे। ये 3 शब्दावलियां हिंदी में उपयोग करते हुए आपको मिलेगा और बहुत कन्फ्यूजन होता है। इन तीनों की अंग्रेजी एक है बॉडी वेव्स, इनको बॉडी वेव्स कहते हैं। बॉडी वेव्स के अंतर्गत 2 वेव्स आती हैं, पी तरंगे और एस तरंगे, पी वेव्स और एस वेव्स। और दूसरा है जो है धरातली तरंगे, सरफेस या एल वेव्स या लॉन्ग वेव्स। भूगर्भीय, काय या तत्व तरंगे या बॉडी वेव्स धरातली तरंगों, सरफेस वेव्स को उत्पन्न करती हैं। अर्थात बॉडी वेव्स क्या करती हैं? सरफेस वेव्स को उत्पन्न करती हैं, जो भूगर्भिक तरंगों यानी बॉडी वेव्स की तुलना में कम आवृत्ति की तरंगे होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। किसकी? लॉन्ग वेव की। तथा भूगर्भिक तरंगों के बाद आती हैं, कहाँ पे? सिस्मोग्राफ पे यह बाद में पहुंचती हैं, इस पी और एस के बाद पहुंचती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अर्थक्वेक जो वेव्स हैं वो 3 तरह के ऐसे दिख रहे हैं, पी, एस और एल वेव्स। ये मुख्यतः इनको आप याद रखिए। यहाँ पे देखिए पी तरंगों को एस तरंग आया, फिर धरातली तरंग। थोड़ा सा इसको फिर से देखिए कौन पहले सिस्मिक स्टेशन पे आ रहा है, तो देखिए ऐसे आ रहा है, पी आया, एस आया, फिर धरातली एल तरंग आया। तो ये आने का क्रम है, यानी कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, पहले आ रहा है, उसके बाद इसकी स्पीड है तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और ये तीसरे पोजीशन पे आता है। लेकिन इसका आयाम जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है वह इसका ज़्यादा होता है। इसका गति क्या होता है? पी तरंगों का 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, इस तरंगों का 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है और धरातली तरंगों का 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक होता है। इस तरह से यह सिस्मोग्राफ स्टेशन पर पहले पी तरंग पहुंचती है, फिर एस तरंग पहुंचती है और बाद में यह धरातली या एल तरंग पहुंचती है। सबसे ज़्यादा आयाम किसका होता है? तो ये धरातली तरंगे या एल वेव्स की होती है। प्राथमिक संपीडनात्मक अनुदैर्ध्य पी भूकंपीय तरंगे या लहरें, इसमें कई सारे नाम आपको दिख रहे हैं। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं इसको दिया हूँ। पी को ही प्राथमिक या पी तरंगे कहते हैं। इसे संपीडनात्मक या कंप्रेशनल जो है कि वेव भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल भी वेव इसको कहते हैं या पी वेव सीसी को कहते हैं। तो पूछ देता है कि संपीडनात्मक जो तरंगे हैं वो कौन सी हैं, पी है, एस है, एल है, आर है, ऐसे करके दे देता है। तो आपको संपीडनात्मक पी है, ये देखिए पी भूकंपीय, यही पी से ही पढ़ते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती है? पी तरंग होती है। प्राथमिक तरंग कौन सी होती है? पी तरंगे होती हैं। तो आइए इसके अंदर इसकी विशेषताओं को देखते हैं। ये ध्वनि या अनुदैर्ध्य तरंगों के समान है तथा तरंग दिशा के समानांतर कंपन करती हैं, समानांतर तरंग दिशा के समानांतर कंपन करती हैं। सर्वाधिक वेगवान होती हैं, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड है इसकी गति, तथा सिस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती हैं। यहाँ पे मैं बताया कि सबसे पहले ये पहुंचती है। अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में इसकी गति अधिक तथा कम घनत्व में गति कम होती है, यानी कि जितनी अधिक डेंसिटी इसके रास्ते में मिलेगा इसकी गति उतनी ही तेज हो जाती है, कम डेंसिटी में इसकी गति कम हो जाती है।
ठोस, द्रव व गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। ठोस और द्रव तो देखने को मिलता है धरातल में, लेकिन गैसीय चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। फिर भी यह तीनों से यात्रा कर सकती है। कौन? पी वेव्स, पी तरंगे। अब हम लोग आगे एस तरंगों के बारे में देखेंगे। दूसरा है आड़ी या अनुप्रस्थ या द्वितीयक या गौण या एस भूकंपी तरंगे या लहरें इसको कहते हैं। अंग्रेजी में आड़ी या अनुप्रस्थ को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। द्वितीयक को सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, या द्वितीयक को ही गौण भी कहते हैं, इसको भी सेकेंडरी ही इसकी अंग्रेजी होती है। एस भूकंपीय तरंगे या लहरें, तो इसको भी याद रखिएगा। पूछ सकता है कौन सी तरंगे जो है अनुप्रस्थ होती हैं, या किसको जो है कि आड़ी तरंग कहते हैं, या एस तरंगों की विशेषताएं क्या है, अब उसको हम लोग देखते हैं। ये लहरें जल तरंग या प्रकाश तरंग के समान होती हैं। वह ध्वनि तरंग के समान थी और यह जल और प्रकाश तरंग के समान है। अणुओं की गति लहर के समकोण पर होती है। गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्राथमिक लहरों की अपेक्षा कम होती है। गति इसकी क्या होती है? प्राथमिक लहरों की अपेक्षा कम होती है, इसलिए यह सिस्मोग्राफ पर प्राथमिक तरंगों के बाद पहुंचती है, इसीलिए इसे सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती है। तरल पदार्थ जब इसके मार्ग में आता है तो यह उसी में लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब तीसरी है सतही या धरातली। सरफेस को ही अंग्रेजी में सतही या धरातली कहते हैं, या एल तरंगे या लॉन्ग आर एल वेव्स, इसके इतने नाम हैं। तो नामों को याद करना जरूरी है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने इतने सारे नाम आपको गिना रखे हैं। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो पी, एस और एल वेव्स, ये तीनों को याद रखेंगे, काम चल जाएगा। ये तरंगे टेढ़े मेढ़े पथ का अनुसरण, जिगजैग पाथ का अनुसरण करते हुए केवल परपटी क्रस्ट के माध्यम से चलते हैं। किससे चलते हैं? ये क्रस्ट के माध्यम से। और ये जो पी और एस वेव्स क्या होती हैं? पृथ्वी के आंतरिक भागों से होकर के गुजरती हैं, और यह सरफेस को पकड़ के चलते हैं तथा अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचते हैं, यानी एपी सेंटर पर सबसे बाद में यही पहुंचती हैं लॉन्ग वेव्स। धरातली तरंगे भूकंपमापी पर आसानी से पहचाने जा सकते हैं, यानी कि इसको भी भूकंपमापी क्या करता है? सिस्मोग्राफ क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, सबसे बाद में ये तरंग आती है। ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने के कारण यह सबसे ज़्यादा विनाश करती हैं। बाद में आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विनाश यही एल तरंगे ही करती हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। तीनों तरंगों का एपी सेंटर पर विध्वंसात्मकता का आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम क्या है? तो उसको देखिए। प्राथमिक तरंग सबसे कम जो है कि विध्वंस पैदा करती है, इससे ज़्यादा विध्वंस जो है द्वितीयक तरंग, और सबसे ज़्यादा धरातली या एल तरंग विध्वंस पैदा करती है। अब हम लोग भूकंपीय छाया क्षेत्र को यानी अर्थक्वेक के शैडो जोन को देखते हैं क्या होता है। तो ये फिगर दिया हुआ है, पी वेव शैडो जोन यानी पी वेव का छाया क्षेत्र इसमें दिखाया गया है, और एस वेव शैडो जोन के छाया क्षेत्र को इसमें दिखाया गया है। फिगर को बहुत सिंपल तरीका से आप समझ सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं पी वेव्स जो है ठोस और द्रव, आउटर कोर जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन कोर से भी होकर के यात्रा कर रही है, और इधर ठोस हो गया मेंटल से और क्रस्ट से होकर के यह यात्रा करती है। तो आप इसमें देखते हैं कि पी वेव्स ठोस, द्रव और गैस से यात्रा कर सकती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, अपवर्तन देखने को मिलता है। तरंगों में ये आती हैं तो ये लंब की तरफ झुक जाती हैं अधिक डेंसिटी के कारण, और कम डेंसिटी में जब पहुंचती हैं तो ये अभिलंब से दूर हटती हैं। इस रिफ्रैक्शन की वजह से या अपवर्तन की वजह से यह शैडो जोन बनता है, जो 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री के मध्य पी का शैडो जोन होता है। पी का छाया क्षेत्र यहाँ देखिए लिखा है, 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री के मध्य होता है। और एस का छाया क्षेत्र आप देखिए ये कोर तक नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसमें ये विलुप्त हो जाती हैं। इस तरह से यह 105 डिग्री तक ही एस तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं। 105 डिग्री के बाद इसका छाया क्षेत्र होता है, एस वेव का छाया क्षेत्र क्या होता है? 105 डिग्री से परे होता है। यहाँ पे देखिए 105 डिग्री से परे एस का छाया क्षेत्र होता है। और अगला है पी व एस दोनों का संयुक्त छाया क्षेत्र, ऐसा एरिया जिसमें पी और एस दोनों का संयुक्त छाया क्षेत्र, दोनों नहीं रिकॉर्ड होती हैं, तो वह होता है 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य। 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य पी नहीं पहुंचती है, और वहीं पे आपका एस भी नहीं पहुंचती है, तो ये संयुक्त छाया क्षेत्र हो जाएगा। तो घुमा फिरा करके इसी को पूछ देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके लिए इसको कंफर्म समझिए कि 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य जो होता है पी का छाया क्षेत्र होता है, और यह
पी और एस दोनों का संयुक्त छाया क्षेत्र भी यही होता है। कुछ किताबों में आप देखेंगे कंपटीशन वगैरह में दिया हुआ 130 से 142, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। 105 से 145 डिग्री ये सही है और वह गलत है। परीक्षाओं में भी यही पूछा जाता है और एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है, इसलिए इसके चक्कर में मत पड़िए। आगे चलते हैं हम लोग। पी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपवर्तित या रिफ्रैक्टेड हो जाती हैं, यही मैं बता रहा था कि यह अपने मार्ग से विचलित होती हैं, इसी वजह से इस पी की भी छाया क्षेत्र बनता है। अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो भूकंपीय लहरें असमान गति से, समान गति से नहीं असमान गति से, क्योंकि पी एस और एल की गति क्या अलग अलग है, इसलिए असमान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। इसमें रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता, अपवर्तन देखने को नहीं मिलता, एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती। क्यों? क्योंकि घनत्व समान घनत्व है। कैसा है? अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली, घनत्व में कोई भी अंतर देखने को न मिले तो सीधे सभी की सभी तरंगे केंद्र तक, कोर तक पृथ्वी के पहुंच जाती। भूकंप का विश्व वितरण देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है, बहुत आसान है। इसको देखिए, परिप्रशांत महासागरीय पेटी भूकंप एवं ज्वालामुखी के वितरण से संबंधित है। ज्वालामुखी में भी इस चीज को मैं बताया था। यहाँ विश्व के लगभग 68% भूकंप आते हैं, 68% जो है भूकंप यहाँ पे आते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। किसी किसी किताब में यह डाटा दायां बायां हो सकता है, इसके लिए बहुत जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह 2/3 लगभग होता है, तो 68% ये दिया हुआ है। इसी के आसपास किसी किताब में मिलेगा आपको। मध्य महाद्वीपीय पेटी भूमध्य सागर से लेकर पूर्वी द्वीप समूह तक फैली हुई है। नवीन मोड़दार पर्वतों के क्षेत्र जहां संतुलन मूलक तथा भ्रंश मूलक भूकंप आते हैं, यानी कि नवीन जो मोड़दार पर्वतों के क्षेत्र हैं वहां पे संतुलन के कारण और भ्रंश मूलक भूकंप ही आते हैं। भारत इस क्षेत्र के अंतर्गत समाहित है, मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत। भूमध्य सागर से लेकर के कहां तक? पूर्वी द्वीप समूह तक यह फैला हुआ है। मध्य अटलांटिक पेटी मध्य अटलांटिक कटक के सहारे उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। कौन? मध्य अटलांटिक पेटी। तो ये तो विश्व का वितरण आपको भूकंप का देखने को मिला। ये महत्वपूर्ण पेटियां हैं, इनको अब बता दिया मैं। अब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व रेडान गैस का निकास बढ़ जाता है, अर्थात रेडान गैस जब सिक्रीशन ज्यादा होता है तो यह भूकंप का सूचक होता है। बिदरों और दरारों से होकर पानी के अवशोषण के साथ शैलों के फूलने की वजह से जमीन का उभरना, विस्तार प्रवणता भूकंप की भविष्यवाणी का एक आधार हो सकता है। यह प्रश्न पूछा गया है, इसको यहाँ पे मैंने डाल दिया है। भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्रायः, अर्थात भूकंप को उत्पन्न करने वाली ऊर्जा प्रायः भ्रंश के किनारे ही निकलती हैं। चट्टानों के भ्रंश तल के सहारे खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकंप उत्पन्न होते हैं। गहरे उद्गम केंद्र डीप फोकस के भूकंप, यानी कि अधिक गहराई के जो भूकंप होते हैं, अपसारी प्लेट किनारे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री तथा ट्रांसफॉर्म भ्रंश किनारे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री नहीं पाए जाते हैं। यानी कि गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप आपके अपसारी प्लेट के किनारे या ट्रांसफॉर्म भ्रंश के किनारे नहीं पाए जाते हैं, जबकि अभिसारी प्लेट किनारे अर्थात कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के सहारे पाए जाते हैं। यानी गहरे उद्गम के केंद्र वाले भूकंप जो होते हैं वह अभिसारी प्लेट के किनारे ही पाए जाते हैं। गुजरात में स्थित अल्लाह बांध, ठीक है, का निर्माण भूकंप द्वारा हुआ है। अल्लाह बांध को जो है कि अल्लाह से जोड़ते हैं कि उनके द्वारा ये निर्मित है, लेकिन यह किसके द्वारा निर्मित है? भूकंप द्वारा निर्मित है। भुज गुजरात में भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001 में आया था। 26 जनवरी 2001 को ये भूकंप आया था। मैं उस समय बीएससी 3rd ईयर में था और बीएचयू के जो है विश्वनाथ मंदिर के ठीक पीछे आरके हॉस्टल में रहता था। उस समय मैं बाथरूम में सुबह स्नान कर रहा था जब यह भूकंप आया था और बहुत विनाश हुआ था इस भूकंप में। और कई बार यह तिथि जो है परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। मैं अपना कहानी बताया, उससे भी इसको याद रखिए। 26 जनवरी 2001 में जिस दिन झंडारोहण होना होता है उसी दिन यह सुबह सुबह भूकंप आ गया था। जेफरीज ने भूकंपीय लहरों की प्रकृति के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 4 क्षेत्रों में बांटा है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है। भारत जब पढ़ाएंगे हम आपको तो उसमें इसको डिटेल पढ़ाएंगे, 5 जोन को आपको मैं मैपिंग के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। कहाँ से है ये? जापानी भाषा से, जापानी शब्द है सुनामी, ये समझिए। सुनामी एक समुद्री लहर है जिसकी उत्पत्ति समुद्र के नीचे भूकंप से होती है। सुनामी से सबसे प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी प्रशांत महासागर है और सुदूर पूर्व एवं पूर्वी एशिया में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। यानी कि पश्चिमी प्रशांत महासागर सुनामी से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। सबसे ज़्यादा भूकंप सुदूर पूर्व एवं पूर्वी एशिया में, यानी जापान, कोरिया, इंडोनेशिया वगैरह वाला जो बेल्ट है उसमें सर्वाधिक भूकंप आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए यह क्षेत्र सुनामी से भी सबसे अधिक प्रभावित है। जैसे ही सुनामी तरंग श्रृंग, सुनामी वेव क्रेस्ट तट की ओर आती है, तरंग की अवधि स्थिर रहती है, इसका वेग कम होता है और तरंग ऊंचाई बहुत अधिक बढ़ती है। इसको भी जानते रहेंगे। समुद्र से स्थल की ओर तूफान और सुनामी से क्रमशः बचाव करती हैं। जब समुद्र में जब सुनामी आती है तो सबसे पहला उसका सामना किससे होता है? अपतट पर बनी रोधिकाएं यानी ऑफशोर बार्स, ये सबसे पहले इसे टकरा के कुछ कमजोर होती है। उसके बाद रोध का सामना करना पड़ता है, बैरियर है तो उसको सामना करेगा। फिर बीच आपको मिलता है, फिर बीच ड्यून मिलते हैं, पुलिन स्तूप देखने को मिलते हैं, उससे टकराती है कुछ, वहाँ से उसकी गति कम होती है। फिर मैनग्रोव के जो फॉरेस्ट हैं या पेड़ हैं उनसे टकराती हैं। तो ये 5वें नंबर पे आता है मैनग्रोव वाला। और सबसे पहले कौन सी आती है? तो सबसे पहले ऑफशोर बार्स आती हैं, उसके बाद बैरियर, बीच ड्यून, उसके बाद मैनग्रोव, सबसे लास्ट में यह सुरक्षा कवच के रूप में आते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इससे संबंधित मैं जो क्वेश्चन आंसर है उसको अगले वीडियो में आपको उपलब्ध कराऊंगा। यदि कहीं इसमें कन्फ्यूजन हो या दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट अवश्य करिएगा। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।